दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को आ गए और इससे पूरे देश में खलबली सी मच गई और साथ में इस बात की चर्चा शुरू हो गई, क्या जिस तरीके के परिणाम बिहार विधानसभा चुनाव में आए हैं, क्या इसकी उम्मीद एनडीए को थी? या चुनाव आयोग ने जिस तरीके से चुनाव कराए उस पर भी अब सवालिया निशान उठने लगे हैं। एसआईआर को लेकर पहले ही चुनाव आयोग संदेह के घेरे में था। विपक्षी दल यही आरोप लगा रहे थे कि केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ने जो एसआईआर करके लगभग 70 लाख वोट काटे, उसका नुकसान विपक्षी दलों को उठाना पड़ेगा, ये पहले से ही चर्चा में थी। लेकिन जब रिजल्ट आ गए तो ये समझ में आ गया कि बिहार में राजनीतिक सुनामी आ गई है। ऐसा रिजल्ट इतिहास में पहली बार देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी, खास तौर से एनडीए ने जो प्रदर्शन किया वो ऐतिहासिक रहा। इस सुनामी में विपक्ष बिल्कुल बह गया। ये कहा जा सकता है कि नेस्ता नाबूद हो गया है। बिहार में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता खत्म हो गई है। 202 सीट पर एनडीए ने जीत हासिल की है, यानी कि 243 सीट में से 202 एनडीए के खाते में गई हैं, जिसमें कि 89 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड 85 सीट पर जीत हासिल करने में सफल रहा है। इस तरीके से पहले से जब अंदेशा जताया जा रहा था कि चुनाव आयोग की जो संलिप्तता है वो केंद्र सरकार के प्रति काफ़ी नम्र है, उसका जो सहयोग है वो केंद्र सरकार की तरफ है। इस तरीके से विपक्षी बीच बीच में अपनी बात रखते रहे कि केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का किया और करीब 70 लाख वोटरों का नेस्ता नाबूद कर दिया, यानी उनको वोट के अधिकार से वंचित कर दिया। 2020 के जब चुनाव हुए थे, इतनी वोटिंग हुई नहीं थी। पहले चरण में 57%, दूसरे चरण में 58% जिन सीटों पर वोटिंग हुई। इलेक्शन कमीशन ने जानकारी दी कि इस बार जो वोटिंग हुई वो पहले चरण में 65.08%, फेज 2 में 68.76%, यानी तकरीबन 69%। एवरेज निकालिएगा तो 66.91% वोटिंग इस बार हुई है। जाहिर है बहुत वोट पड़े हैं। एसआईआर के जरिए जितने वोट कटे उसकी तुलना में ज्यादा वोट पड़े हैं। जो नए वोटर जुड़े उसकी तुलना में ज्यादा वोट पड़े हैं और ये आंकड़ा लाखों में है। लाखों से मतलब अगर आप नए वोट को हटा दीजिएगा, जो तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने बतलाया वो तकरीबन 20-21 लाख के नजदीक का है, लेकिन वोट तो ज्यादा 72 लाख पड़ गए, यानी 50 लाख बिल्कुल नए वोट ज्यादा पड़े हैं 2020 की तुलना में। वह वोट पहली बार निकलकर क्यों आए? क्योंकि उससे पहले भी एवरेज जो बिहार की वोटिंग का रहता था वो 60% छूता नहीं था, यानी 2025 में कुछ तो बदला है या बहुत कुछ बदला है। और शायद पहले चरण ने एक झटका दे दिया पटना से लेकर दिल्ली तक, जो ये मानकर चल रहे थे कि उनकी बिसात पर ही यह चुनाव होगा। तो 2020 में एनडीए को मिले थे 37.26% और महागठबंधन को मिले थे 37.23%, यानी दोनों के बीच जो अंतर है वह 0.03% का 0.03%। ये है अंतर पिछली बार का। जो एनडीए को वोट मिले थे वह मिले थे 1,57,02,650, 1,57,02,650 ये मिले थे एनडीए को, और महागठबंधन को मिले थे 1,56,91,500। दोनों के बीच अंतर था
11,150 वोट का 11,150 वोट का अंतर था और यहीं पर महागठबंधन पिछली बार चुनाव हार गया। महागठबंधन को मिले 100। वैसे तो महागठबंधन को यह उम्मीद थी कि केंद्र के इशारे चुनाव आयोग मतगणना में कुछ न कुछ कर सकता है, लेकिन इतना भारी नुकसान की उम्मीद तो महागठबंधन ने कभी नहीं की थी। 75 सीट जीतने वाली राष्ट्रीय जनता दल के हिस्से में केवल 25 सीट आई, जहां 19 सीट लेकर 2020 में कांग्रेस को 19 सीट मिली थी। इस बार उसको केवल 6 सीट पर संतोष करना पड़ा। बाकी गठबंधन का जो और दलों का परफॉर्मेंस रहा वो लगभग ऐसा ही रहा। वीआईपी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई, जिससे पता चल सकता है कि वो डिप्टी सीएम बनने के ख्वाब देख रहे थे और वो उनकी नाराज़गी भी बीच बीच में देखने को मिली। इसके पीछे अब विपक्षी दल यह कहकर संतोष कर रहा है कि कहाँ कमियां हुई, कहाँ चूकें हुई, उस पर वो पूरी तरीके से मंथन करेंगे। लेकिन जो चीज़ पहले करनी चाहिए थी उसे अब चुनाव परिणाम आने से क्या परिणाम बदल तो नहीं जाएंगे ना। अब तो यही स्थिति है, 5 साल के लिए विपक्ष बिल्कुल पैदल हो गया। एक तरीके से ये कहा जाए कि बिहार में विपक्ष विहीन हो गया है। वहाँ केवल अब एनडीए के दलों की शहंशाहत चलेगी। जैसे कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ने भारी सफलता प्राप्त की, वहीं पर एलजेपीआर यानी लोक जनशक्ति पार्टी को भी हिस्से में 29 सीटों में से 19 सीट पर जीत हासिल की। वहीं हमको 5 सीट मिली और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 सीटें मिली। इस तरीके से बिल्कुल विपक्ष स्वीप हो गया। ये कहा जाए कि चुनाव आयोग और एनडीए के सहयोग से जिस तरीके का रिजल्ट सामने आया उससे जनता भी हैरान है। लोग ये कहते हैं कि जब महागठबंधन की रैली सभाएं और उनमें बेतहाशा भीड़ उमड़ रही थी, तो क्या केवल भीड़ थी? विपक्ष के नाम पर वोट पड़ा। आपको बता दें कि 0.003% की गिरावट आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता पार्टी दल का वोट प्रतिशत कम हुआ और उसकी 50 सीट हाथ से निकल गई। वहीं 3% का इजाफा भारतीय जनता पार्टी के उसमें हुआ और ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से जेडीयू के उसमें अपने लगभग डबल सीट पर कब्जा किया। ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से प्लानिंग करके वोटिंग का परसेंटेज गिराया और बढ़ाया, उससे एनडीए को भारी फायदा हुआ है। इस तरीके से आरजेडी को 50 सीटों का नुकसान हुआ, कांग्रेस को 13 सीट का नुकसान हुआ। उसी तरीके से वीआईपी को एक भी सीट नहीं मिली। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 19 सीट मिलती हैं। इस तरीके से ये साफ हो गया कि केंद्र चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी पर बिहार में एनडीए को इस सफलता का मूल मंत्र यही है कि इन सब ने गठबंधन में रहते हुए बाहर से समर्थन किया। लोग तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग एनडीए का हिस्सा होते हुए भी बाहर से समर्थन देते हैं ताकि एनडीए की सरकार बनती रहे। ये बात सब लोगों के दिमागों में बस गई है कि जब तक चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ रहेगा तब तक देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अपलोड करके मैं आपके सिग्नेचर चेक करके आपको बता दूंगा। ये फ्रॉड है, साधारण भाषा में कहूं टोटल ये चल रहा है एकदम
कागजी काम। चलिए मैं आपसे मतलब कि एक सीधा सवाल पूछता हूँ, हाँ। ये क्यों फ्रॉड हो रहा है? अगर आपके हिसाब से फ्रॉड है, क्यों? देखिए, फ्रॉड इसलिए है सर कि मैं उन बेचारों को बिल्कुल दोष नहीं देता, ना मैं सीईओ को दोष देता हूँ, ना बेचारे बीएलओ को दोष देता हूँ। अगर दिल्ली में बैठ के आप तुगलकी फरमान निकालोगे और ऊपर से दिल्ली से फ़ोन करोगे, अभी मेरे को नंबर दिखाओ, अरे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो भाई बेचारा बीएलओ क्या करेगा? आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी है, बीएलओ का मकसद होता है ना, इनका मकसद मंशा क्या है? मंशा ये बताइए ना इस बात। चलिए, सवाल आप तो ये है। राजनीति पे सवाल पूछ रहे हैं, आप हाँ, भी तो बिल्कुल, राजनीति में, बिल्कुल। मैं भी राजनीति में। क्यों नहीं? देखिए, महाराष्ट्र में और बाकी स्टेट्स में वोटर लिस्ट में हेराफेरी हुई, लेकिन वो परचून की हेराफेरी थी, पीछे के दरवाजे से हेराफेरी हुई, बढ़ा दी गई वोटें। वोट बढ़ी, किसी को पता नहीं लगा, ऑपोजिशन को भी पता नहीं लगा, रिजल्ट आने के बाद उन्हें पता लगा पिछले दरवाजे से कर दिया। फिर उसके बाद ऑपोजिशन ने खूब शोर मचाया कि ये तो फ्रॉड हो रहा है। आप लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन के बीच में लगभग 50 लाख से ज़्यादा वोट बदल गए, है ना। 40 नेट 40 थे, लेकिन मान लो 48 लाख बढ़े और 9 लाख कटे, मतलब कुल 56-7 लाख का हेराफेरी हो गई। ऑपोजिशन ने पंगा उठाया, बिहार पे अब अलर्ट हो गए। तो अब पिछले दरवाजे की चोरी तो हो गई है मुश्किल, तो उसका क्या तरीका है? अब आप फ्रंट डोर से कीजिए। ये फ्रंट डोर से वोटर लिस्ट पे कब्जा करने और चुनाव की चोरी करने का खेल है। अब आप कहेंगे खेल तो बीजेपी का होगा, बेचारा इलेक्शन कमीशन कहां से आ गया इसके बीच में? लवासा साहब, मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो कोई भी व्यक्ति कहेगा, और ये बात टीवी के ऊपर लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो भी है वो जीतना चाहते हैं चुनाव। सर मैं तो कहता इतना हूं, ही कह सकता हूं। जब टीवी पे मैं सुनता हूं अरे इलेक्शन कमीशन का फैसला है, वो तो स्वतंत्र है, मुझे वो याद आता है कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। करेक्ट, सही क्या क्या खेल हो रहा है आप बताइए। इलेक्शन कमीशन डिसीजन लेता है, बीजेपी के लोग जस्टिफाई करते हैं। कोर्ट में आप उस दिन हियरिंग हुई, जी हाँ, जी हाँ, कोर्ट में हियरिंग हुई, कोर्ट का फैसला आया, आधे घंटे में बीजेपी ने क्लैरिफाई करके स्पिन दिया और सारे मीडिया ने उस स्पिन को चलाया। ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर? अभी आते वक्त मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था, खराब है लेकिन इजाजत दीजिएगा। वो चुटकुला कहता है कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ कोएलिशन नहीं किया है, ये बिल्कुल अफवाह है। इलेक्शन कमीशन ने तय किया है कि हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। अब इस तरह के चुटकुले चल रहे हैं, आप बताइए क्या स्थिति हो गई? लवासा साहब, बिहार की सबसे दिलचस्प बात यह है कि महागठबंधन और एनडीए के अलावा जन स्वराज पार्टी का जिस तरीके से तेजी से चुनावी प्रचार के दौरान नाम सामने आया, उससे देख के लग रहा था कि एनडीए को कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन जब चुनाव परिणाम आते हैं तो ये देखने को मिलता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेता पर सवालिया निशान लगाए गए, उनके अपराधों का उजागर किया गया, ऐसे में लग रहा था कि ये सभी दागी तो हार ही जाएंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जिस सम्राट चौधरी के ऊपर, जो कि पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उसमें उनके ऊपर तो ये लग रहा था कि अब की बार हो सकता है चुनाव हार जाएं। अशोक चौधरी, जिन पर की 200 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति हथियाने का आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया था। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे, उन पे भी अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने लगाए थे। बावजूद इसके कि वो सभी नेता, दागी नेता चुनाव जीत जाते हैं और पढ़े लिखे शिक्षित समाज से आने वाले उम्मीदवार हार जाते हैं। इससे तो साफ पता चलता है कि देश की जनता को धार्मिक उन्माद, जातिवाद की राजनीति, हिंदू मुस्लिम और 5 किलो अनाज के अलावा कुछ नहीं चाहिए। उसको इस बात से मतलब नहीं कि उनकी भविष्य की पीढ़ियों को का जीवन कैसे होगा, उन्हें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग धंधे, आर्थिक प्रगति के बारे में वो सोचना भी नहीं चाहते। वो कीड़े मकोड़ों की तरह की ज़िंदगी जीने के लिए हमेशा की तरह इस बार भी सामने आकर उन्होंने ऐसे ही माहौल में, ऐसे ही दलों को जिताने
के उम्मीदवारों को जिताया जिनका काम ही समाज को बांटना और कमज़ोर करना है।